हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम फिर वापस से उपस्थित हैं 11th क्लास का जो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला भाग लेकर के। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टिक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट को सीखा था, उस पर क्वेश्चंस किया था, उसका कंसेप्ट को अच्छे तरीके से हम लोग सीखा था और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करा था। चलिए, तो आज हम लोगों ने आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जरा हम समझेंगे पहले कि क्या हुआ करता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम पाए जाते हैं, यदि वो एटम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हो, फिर से सुनेंगे आप, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पाए जाते हैं, यदि वो सिंपल होल नंबर रेशियो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मौजूद है, तो वैसे फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। तो सीधा सा लिखेंगे इसको, क्या होता है, तो लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, simplest whole number ratio of different atoms present in a molecule is called empirical formula। एग्जाम्पल करें हम, जैसे इधर हम कुछ लिखते हैं, मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। हमने लिखा बेंजीन C6H6, ये बेंजीन है। समझना बातों को, बेंजीन है। हमने लिखा C2H6, इथेन है। हमने लिखा C3H8, प्रोपेन है। हमने लिखा CH4, मीथेन है। अब ज़रा इसमें हम गौर करें, इधर एम्पिरिकल फार्मूला को हम समझें कि क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल के अंदर जितना सिंपलेस्ट, इसमें कौन कौन से एटम है? कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। यदि सबका सिंपल होल नंबर रेशियो देखा जाए, तो यदि 6 से, देखिए 6 इसमें कॉमन है, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। कॉमन क्या है? 6 है। यदि 6 से सबको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? CH2O6, CH2O2, O ही हो रहेगा। ये 6 से डिवाइड किया तो 6 खत्म, ये 2, 6 2 12, 6 दूनी 12, और ये 6 खत्म, मतलब CH2। ये जो सिंपल रेशियो है एटम का, देखिए इसमें क्या है? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये ग्लूकोज का ये सबसे सिंपल, सरल अनुपात में रेशियो है, सरल अनुपात में एटम है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, और इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ज़रा यहाँ बढ़ेंगे, बेंजीन में तो देखिए कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, तो 6 से डिवाइड करके क्या मिल जाएगा? CH मिल जाएगा। तो CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C6H6। यहाँ देखा जाए तो क्या होगा? C2H6 है, तो क्या कॉमन है इसमें? 2 दोनों में, तो क्या होगा? CH3। ये क्या हो गया हमारा? उसका इथेन का क्या हो गया? ये एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी बात करते किससे लगेगा डिवाइड? ये क्या ये लगेगा? ये नहीं लगेगा, ठीक है। इसको चेंज कर देते ज़रा सा, C4H10 कर देते, क्या होगा ये? C, अच्छा ये 2 से लगेगा ना, 4 से नहीं लगेगा। C2H5 ये हमारा क्या हो गया? एम्पिरिकल। अच्छा CH4 में क्या होगा?
जिसमें तो कॉमन है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा CH4 ही। तो ये जो चीज़ें हमारे पास ये जो देखने को मिल रहा है आपको, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इसी को हम क्या कहा करते हैं, इसी को कहा करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मौजूद है, उसका यदि हम सिंपलेस्ट रेशियो देखें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात किया जाए, तो वही क्या कहलाता है, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, इसको नोट कीजिए। कर लिया, मिटाएं? चलिए इसको मिटाते हैं। समझ गया आप लोगों ने कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब चलिए हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ करता है। फिर क्वेश्चन देखेंगे, इस पे तेजी में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, MF। तो ये क्या हुआ करता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम मौजूद होता है उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत आसान है, लिखेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, है ना, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे अभी आपने क्या देखा कि बेंजीन की बात किया हमने, इधर जो मॉलिक्यूल लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि ग्लूकोज हम लिख रहे हैं C6H12O6 लिखा हमने। उसके बाद हमने लिखा C2H6 लिखा था, उसके बाद लिखा C4H10, उसके बाद लिखा बेंजीन C6H6, फिर लिखा होगा CH4, जो भी लिखा। अब देखा जाए ये एक्चुअल नंबर है ना, इसी का यदि हमने इधर एम्पिरिकल फार्मूला बनाया था तो 6 से डिवाइड किया था, क्या मिला, CH2O मिला, इसको मिला CH3 मिला था, यहाँ डिवाइड किया तो C2H5 मिला करता था, यहाँ किया था तो CH मिला था, और यहाँ वापस से CH4 मिला था। तो ये देखिए, ये जो बेंजीन हमारा है, सॉरी ये ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है, तो इसमें क्या है एक्चुअली कितने, एक मॉलिक्यूल की हम बात करें ग्लूकोज का, तो इसमें एक्चुअली कितने एटम है, किसके, कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और सिंपल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, समझ गए। यदि सिंपल होल नंबर रेशियो होगा तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला। यदि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको चलिए आगे बढ़ें, कुछ और बात करते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाने का तरीका सीखेंगे कि इसका क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक छोटा सा फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे कि n हमारा फैक्टर है जो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। फार्मूला को ध्यान रखेंगे, है ना, जहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमारे सामने निकल के आया। दूसरा, इसी में हम एक और फार्मूला चर्चा करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ करता है वो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एक इस फार्मूला को भी ध्यान रखेंगे। तीसरा एक और फार्मूला लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर वो मॉलिक्यूलर मास नहीं देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं देता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन के अंदर वेपर डेंसिटी देगा, तो उस वक्त 2 से मल्टीप्लाई करने क्या चीज़, वेपर डेंसिटी को, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर
जो ए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होता है उसका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात करेंगे तो वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मौजूद होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल वास्तविक रूप से जो एटम मौजूद होगा उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे एक हमने रिश्ता लिखा, रिलेशन लिखा किसके बीच में? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड कर दें तो n मिल जाएगा। n क्या हमारा फैक्टर है, इंटीजर्स है जो 1 2 3 4 5 6 7 के बराबर हुआ करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं देगा तो क्या देगा? वेपर डेंसिटी देगा। तो उस वक्त हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे कैसे? 2 से उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए एक छोटा सा हम अब क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लें, बेसिक क्वेश्चन लें हम यहाँ पे। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लेके हम सीखें इन चीज़ों को। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ए कंपाउंड, क्वेश्चन है हमारा। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला of a compound. Calculate the empirical formula of a compound that contain 26.6% potassium, 26.6% potassium, 35.4% क्रोमियम एंड रेस्ट जो है ऑक्सीजन है वो 38.1% ऑक्सीजन, 38.1% ऑक्सीजन। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हमने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, बेसिक क्वेश्चन लिया है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 31.8% ऑक्सीजन। ये हमारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करें, इधर जो एलिमेंट दिया है उसका नाम लिखें। ये टेबल सब में बनाना है, ऐसे कर लें एलिमेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे? परसेंटेज। यदि परसेंटेज दिया होगा तो उसको लिख लेंगे, यदि परसेंटेज नहीं देगा तो रेशियो देगा तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम एटॉमिक मास लिखेंगे, जो एटम का दिया उसका क्या लिखेंगे? मास, एटॉमिक मास लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे रिलेटिव नंबर। उसके बाद लिखेंगे सिंपल रेशियो और उसके बाद लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। यदि और भी जरूरत पड़े तो लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, जरूरत पड़े तो लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक ना, जरूरत पड़ा तो। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टेबल सब में बनाना है आपको, ठीक है, ये टेबल सब में आपको बनाना है, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन सा है आप देख सकते हैं। एलिमेंट हमारा क्या है? पोटासियम है तो K लिख दिया, क्रोमियम है तो Cr लिख दिया और ऑक्सीजन है तो O लिख दिया, ठीक है। अब इसका परसेंटेज क्या दे रखा उसने, तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड दैट कंटेन 26.6%, ये दिया 26.6% है ना। पोटेशियम कितना दिया है? 35.4% और ऑक्सीजन कितना दिया है? 38.1%, ये दिया। एटॉमिक मास कितना हुआ करता है? 39। पोटेशियम का क्रोमियम कितना हुआ करता है? 52 हुआ करता है। ऑक्सीजन कितना होता है? ये हुआ करता है 16। अब रिलेटिव कैसे करेंगे? जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे इसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 26.6 को डिवाइड करेंगे किससे? 39 से। सिमिलरली क्या करेंगे यहाँ? 35.4 को डिवाइड करेंगे किससे? 52 से।
और यहाँ वापस से क्या करेंगे 38.1 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से। अब डिवाइड करके जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप डिवाइड करना 0.68, ठीक है 0.68, ये भी आएगा 0.68 ही आएगा, और ये वैल्यू आएगा 2.38, ये वैल्यू आएगा 2.38 वैल्यू आएगा, ठीक है। आप इसको लिखना, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। सिंपल रेशियो में क्या करना है, सिंपल रेशियो में आपको करना है, इसमें जो सबसे छोटा संख्या है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा संख्या है, छोटा जो आया है हमारा कि जो सबसे छोटा है उससे क्या करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 0.68 0.6 बराबर ही है, और यहाँ 2.38 है तो ये बड़ा है उससे, तो ये दोनों छोटा है। तो क्या करेंगे 0.68 को डिवाइड करेंगे वापस से 0.68 से, जो छोटा है उसमें 0.68 यहाँ भी है और 0.68 यहाँ भी है, और यहाँ क्या है 2.38 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.68। अब डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर वाले का वैल्यू आएगा आपको 1 और 1 आएगा, और नीचे वाले का जो वैल्यू है वो आपको आएगा, है ना, देखिए कितना आता है, ये आएगा वैल्यू कितना 1 कट गया, ये 1 और ये आएगा 3.5 आया ये, है ना। अभी भी फ्रैक्शन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है 3.5। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा जो 3.5 है वो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ठीक है 2 2 ये 7 हो गया, ठीक ना। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो लिखेंगे तो क्या क्या है हमारे पास, K है, CR है और O है, ये 3 है। अब K क्या आया है, 2 आया है तो यहाँ 2 लिख देंगे लोअर सबस्क्रिप्ट में, CR का क्या वैल्यू आया, 2 आया तो 2 लिख देंगे, और ऑप्शन कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का निकल गया, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर से बात करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग चेक करेंगे। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन। ये तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो डाटा, ये जो हमने एक टेबल बनाया है, ऐसे सब क्वेश्चन में करना है आपको, सब क्वेश्चन में करना है। क्या पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एलिमेंट को, उसके बाद जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज को लिख लेंगे। यदि परसेंटेज नहीं देगा तो वो रेशियो देगा, जो एटम का उसका रेशियो देगा, है ना, तो उसको लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद एटॉमिक मास लिखेंगे, उसके बाद रिलेटिव नंबर लिखेंगे, है ना, और सिंपल रेशियो लिखेंगे, उसका सिंपलेस्ट रेशियो लास्ट में लिखेंगे। क्या करना है, एलिमेंट दे दिया, परसेंटेज दे दिया, एटॉमिक मास इतना तो ठीक है। रिलेटिव नंबर में क्या करना है, आपको जो परसेंटेज दिया है उसमें डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सब में कर दिया, जो वैल्यू आएगा अब इस सब में सबसे छोटा ढूंढना है, ठीक ना। रिलेटिव नंबर निकल गया, अब सबसे छोटा ढूंढना है। अब सबसे छोटे में क्या करेंगे, वापस से सबको डिवाइड करेंगे, है ना। सबसे छोटा ढूंढ लिया हमने, 68.68 दोनों में है, बराबर है, तो इसमें हमने वापस से क्या किया, सब में डिवाइड कर दिया। यदि ये फ्रैक्शन में आ गया, अभी भी सिंपल रेशियो निकल गया हमको, यदि वो फ्रैक्शन में आ गया तो फिर से उसको क्या करेंगे, होल नंबर बनाने के लिए वो सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर वापस से जितना आया है वैल्यू उस सबके नीचे में लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाफट। फिर एक क्वेश्चन और हम करते हैं समझने के लिए, चलिए नोट करिए। ठीक है, मिटा इसको, नोट कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, समझना चीजों को, है ना। चलिए बाबू एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड on analysis
on analysis gives the following percentage. On analysis gives the following percentage. फॉलोइंग कार्बन कितना है, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. कार्बन का उसने दिया है, ठीक है, क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं 57.8%. आप सॉल्व करेंगे इसको. हाइड्रोजन जो उसने दिया वो कितना दिया, 3.6% दिया, लेकिन उसके बाद लिखा एंड रेस्ट, ऑक्सीजन का नहीं दिया, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन. समझेंगे बातों को. रेस्ट क्या है, 2 का दे दिया, तीसरे का नहीं दिया, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा. एंड रेस्ट इज क्या किया, ऑक्सीजन किया. उसके बाद क्वेश्चन में दिया इफ द वेपर डेंसिटी, देखिए उसने कहा ना मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा तो वेपर डेंसिटी दे देगा. इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड is 83, then find empirical formula and molecular formula. चलिए क्वेश्चन को करते हैं. In an organic compound on analysis gives the following percentage composition. ठीक ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम एनालिसिस किया तो उसमें क्या क्या मिला है हमें. कार्बन मिला 58.7%, हाइड्रोजन मिला 3.6%, एंड रेस्ट जो मिला ऑक्सीजन मिला, और कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दे रखा. हमने कहा था ना वेपर डेंसिटी देगा वो, ठीक ना. तो द कंपाउंड इज 83, सॉरी वेपर डेंसिटी क्या है ऑफ कंपाउंड कितना 83 है. तो कह रहा है बताइए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा. ठीक है, तो चलिए जैसा पिछले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. ओके, शुरू करें. तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. आप ध्यान करें, ध्यान से बिल्कुल बनाएंगे. चलिए ओके. पहले क्या कहा था बताइए, क्या कहा था, पहले कहा था एलिमेंट लिखो, तो एलिमेंट लिख दिया, यस लिख दिया. चलिए लिख दिया. अब क्या कहा था, परसेंटेज कंपोजिशन लिखिए, परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, लिख दिया. अब क्या कहा था लिखने के लिए, क्या कहा था, एटॉमिक वेट कहा था, यस एटॉमिक वेट लिख दिया. अब क्या कहा था, रिलेटिव नंबर लिखने के लिए, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम. अब क्या कहा था, अब कहा था आपसे लिखने के लिए सिंपल रेशियो. और क्या कहा था, उसके बाद कहा था सिंपलेस्ट रेशियो लिखने के लिए, सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है, तो ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके का टेबल आपको याद रखना होगा, बनाना होगा. ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे, हम कर दें, आप करेंगे, चलिए हम कर देते हैं, कर देते हैं. क्या क्या कार्बन है, कार्बन कितना दिया, क्या हाइड्रोजन दिया, अच्छा ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी देखिए कैसे निकालते हैं, सीखेंगे बात को सीखेंगे. 58.7%, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये 3.6%. अच्छा ऑक्सीजन कितना है नहीं पता, तो चलिए हमने क्या कहा कि दोनों को जोड़ दीजिए, 58.7 प्लस क्या करना है 3.6, इस दोनों को ऐड करना है तो कितना होगा 3 कैरी 1, तो 62.3 हुआ. तो ये कितना मिला हमें 62.3. ठीक है, ओ सॉरी ये नहीं. अब इसको क्या करना है 100 से, ये तो दोनों को एडिशन हुआ, अब 100 में से माइनस करेंगे. ठीक है, 62.3 को क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे. ठीक है, तो 97 और यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो ये 7 और ये फिर 3, 37 पॉइंट कितना आया 7. ये वैल्यू आ गया किसका, हमें ऑक्सीजन का माइनस किया. तो अब इसका एटॉमिक नंबर कितना 12, 1, ऑक्सीजन कितना 16. अब डिवाइड करो वापिस से, इतना में इतना से डिवाइड करो, इतना में इतना से करो. चलो डिवाइड करो, आप डिवाइड करो.
डिवाइड करते हैं। ये 58.7 डिवाइडेड बाई 12, इसको डिवाइड करते हैं 3.6 डिवाइडेड बाई 1, और इसको डिवाइड करते हैं 37.7 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ज़रा उसकी बात करते हैं। आप करना बैठ करके घर पे। ये लगभग कितना आएगा, ये आएगा 4.8 के आसपास, ये आएगा 3.6 के आसपास, और ये आएगा 2.6 के आसपास, 2.4 के आसपास। ठीक है, ये वैल्यू आया। अब हमने क्या कहा था, सिंपल रेशियो के लिए जो सबसे छोटा है उसमें उसको डिवाइड करिए। ठीक है, सबसे छोटा है उसको डिवाइड करिए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो बाबू 57.7% आएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है उसमें ज़रा सा चूक हो गई है, 57.8% होगा। ठीक ना, तो कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं उसको। है ना, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो आएगा 38. ठीक ना, तो ये जो वैल्यू आया 38.6% आ गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो ये जो वैल्यू आया ये आया। अब हमने क्या था, सिंपल रेशियो करने के लिए जो सबसे छोटा है वापिस से सब में डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, 2.4, तो ये 4.8 डिवाइड किससे करेंगे, 2.4 से, तो कितना आया वैल्यू, ये 2 आया। ठीक है, 3.6 से डिवाइड करेंगे किसमें, 2.4 से, कितना आया ये आएगा 1.5। इसकी बात कर लो, कितना आएगा ये 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4, कितना आया 1। अभी भी क्या हुआ, फ्रैक्शन आ गया वापस से, तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को होल नंबर बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बनाएंगे, डेढ़ है तो इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें, सबको 2 से करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये क्या होगा 4, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2। अब एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन मिटा दे, क्वेश्चन मिटा दे, हाँ मिटा देते क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा था कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, उसको लिखने के लिए एटम लिख दीजिए, C है, H है, O है। अब इसका कितना आया है 4 आया, 4 नीचे लिख दीजिए, ये 3 लिख दीजिए और ये 2 लिख दीजिए। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अब N का वैल्यू आपको कहा था निकालने, क्या कहा था कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दिया हुआ नहीं है ना। आपको याद है उस क्वेश्चन के अंदर 83 दिया था, क्या था वेपर डेंसिटी, तो हमने कहा था इसके बदले क्या लिखने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी कहा था, और डिवाइड किससे करना है, अभी भी एम्पिरिकल फार्मूला मास से करना है। तो ये क्या हुआ 2 इंटू 83 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास की बात कर लेते हैं यहीं पे समझने के लिए। तो 12 चौक 48 और 3 48 प्लस 3 और प्लस 32 कितना हुआ, ये आया 83। ये भी कितना जोड़ के आया 83, तो यहाँ क्या लिखेंगे 83, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 2। एन का वैल्यू कितना है 2। ज़रा ये आपको याद करें, हमने कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या लिखने के लिए एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन का वैल्यू कितना 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है C4H3O2, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करें इसको C8H6O4। तो ये हमारा जो निकल गया क्या हो गया, ये आया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये जो है वो क्या आया एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है बात, एकदम समझ में आ रही है बात। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या करता है वो, ये जो परसेंटेज दे दिया तो वहाँ पे वो सिंपल रेशियो दे देगा। ठीक है, रेशियो दे देगा तो सब कुछ वही करेंगे, यहाँ परसेंटेज समय क्या लिख देंगे, रेशियो लिख देंगे, और बाकी सब वही कर देंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, एलिमेंट परसेंटेज, एटॉमिक
मास, उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, सिंपल रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो सब में करना है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम आगे जो बात करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, अब वो हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के आप में 4 तरीका 11th क्लास में वो बताया है। एनसीईआरटी का जब बुक देखेंगे आप, एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ मिल जाएगा आपको, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसकी बात करते हैं। तो हम बात करें ज़रा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि हमने एक स्टूडेंट के यहाँ गया। जब हम एक स्टूडेंट के यहाँ गए तो उसने क्या किया, एक शरबत पिलाया हमें, मीन्स ये शुगर वाला और ये पानी, वाटर, ये 1 लीटर वाटर है। क्या ये 1 लीटर वाटर है? और इसने क्या किया कि 100 ग्राम मान लेते हैं चीनी इसमें डाल दिया। एक और लड़का के यहाँ गया तो वो क्या किया, ये जो शुगर है वो क्या किया, वापस से 200 ग्राम डाल दिया इस पानी में, 1 लीटर पानी में, है ना। ये अभी क्या है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अब ज़रा गौर करते हैं, 1 मिनट पहले इसको समझने से पहले ज़रा हम सॉल्यूशन को एक लाइन में एक्सप्लेन कर लें कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपको वैसा मिक्सचर जिसमें आपको सॉल्यूट नहीं दिखे। जैसे चीनी और पानी में, चीनी क्या होता है, पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, आप पानी के अंदर चीनी को ढूंढ नहीं पाएंगे, तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने वाटर के अंदर क्या किया, आपने सैंड बालू रख दिया, तो क्या घुलेगा कभी? वो नहीं घुलेगा, है ना, कितना देर भी छोड़ दो तो नहीं घुलेगा, तो हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ये जो होता है सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, जो कम होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, लार्ज अमाउंट, ज़्यादा मात्रा, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो शुगर हमने डाला, ये क्या हुआ, ये हुआ सॉल्यूट, ये क्या हुआ, सॉल्यूट, और वाटर क्या हुआ हमारा, ये हुआ सॉल्वेंट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? और इससे जो बना वो क्या बना, इससे बना वो सॉल्यूशन बना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और इससे दोनों से मिक्सचर से क्या बना, हमारे पास बना सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से कहते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो हुआ करता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हुआ करता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हुआ करता है, वो सॉल्यूशन होता है। ठीक ना, समझ में आ रही बात? चलिए, तो अब हम आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, मिटाएं इसको ना, हाँ। तो अब हम आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। तो कंसंट्रेशन जो है, ज़रा इसको गौर करेंगे। अब देखिए, इसमें 100 ग्राम, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाला है, 100 ग्राम पानी में, सॉरी 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी, कौन ज़्यादा मीठा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला। इस लड़का के यहाँ गए तो ये जो सॉल्यूशन नंबर 2 था वो ज़्यादा मीठा है 1 के मुकाबले। ठीक है, अब ये तो हुआ, हमने चख के देखा तो कह दिया चलो सॉल्यूशन नंबर 2 जो है आप ये ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है। लेकिन इसी बात को मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये कितना मात्रा है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो केमिस्ट्री की भाषा में हम ऐसे नहीं कहेंगे चख के देखते हैं मीठा है, ये ज़्यादा मीठा है तो ज़्यादा कंसंट्रेट, ऐसे नहीं। केमिस्ट्री की भाषा में हम मोल के टर्म में बात करते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जिसमें ज़्यादा है सॉल्यूट की मात्रा, उसको बोलेंगे मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक ना, चलिए उसकी बात करें।
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना, जो आपको पढ़ना है 11th क्लास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक ना। तो हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप समझ जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक ना। जो पहला पढ़ना है आपको वो पढ़ना है परसेंटेज बाय मास। एनसीईआरटी में आप देखना परसेंटेज बाय मास क्या होता है, इसको जरा डिफाइन कर लें, ये क्या होता है डिफाइन कर लें। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of solution is called percentage by mass, ठीक है। मतलब कितना सॉल्यूट ग्राम में 100 ग्राम सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसी को क्या, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन हम लेंगे उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट का है वही क्या कहलाएगा, ऐसे वाले को क्या कहेंगे हम, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा ठीक है 30% वेट बाय वेट ऑफ, है ना, वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, हमने एक एग्जाम्पल लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि जानते हैं परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, परसेंट का क्या मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो 30% है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट की मात्रा हो कितना है वो 30 ग्राम, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन है 30% वेट बाय वेट 30 ग्राम क्या हो गया ये, और जो एक मिनट, तो सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, ये 30 ग्राम, और यहाँ पे सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम, ठीक ना। अच्छा, आपको सॉल्वेंट भी मन करे निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सॉल्यूशन हुआ करता है वो क्या होता है, वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो देखिए ये कितना है, ये 100 है, ये सॉल्यूट कितना है 30 है, तो क्या वेट ऑफ आप सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, यहाँ से मर्जी करें तो निकाल सकते हैं कितना, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किसके बराबर होगा 70 ग्राम, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं किसका, सॉल्वेंट का वेट कितना लिख देंगे इसमें, बताइए 100 माइनस 30 कितना 70 ग्राम। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से हम और लिख देंगे 40% NaOH सोल्यूशन लिखेंगे, NaOH सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, NaOH का कितना सॉल्यूट हमारा NaOH होगा कितना होगा 40 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट कितना होगा 100 ग्राम, और सॉल्वेंट का कितना होगा 100 माइनस 40 कितना 60 ग्राम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से एक फार्मूला हम बना लेते हैं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, मिटाते हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला तैयार करते हैं हम, देखिए तो परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास या वेट एक ही है केमिस्ट्री के सेंस में, तो क्या होगा, वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो मिल जाएगा ये चीज़ें लिखा हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए इसको नोट कीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 1.5 kg ऑफ सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन हमारा है 1.5 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम यूरिया, 1.5 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम यूरिया, फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया। चलिए ट्राई करिए खुद से,
फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको आप ट्राई करिए। 1.5 kg ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें 50 ग्राम यूरिया है। तो चलिए आप बताइए कि परसेंटेज बाय मास यूरिया का कितना होगा। चलिए आप ट्राई करिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 30 सेकेंड। कर लिया? यस। तो चलिए क्या आप ये फार्मूला बताए, यहाँ से देखा जाए, इसी फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ यूरिया की बात करें तो क्या होगा, मास ऑफ यूरिया कितना है 50 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.5 kg। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा 1500 और 100, ये वाला 100। तो कितना होगा 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, ये 5 से काटेंगे, 5 3 जा 5 10 जा, तो 10/3% आंसर। वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक ना। चलिए फटाफट इसको कर लिया आपने, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा हमारे पास है मोलारिटी। कैपिटल एम से नोट करते हैं, क्या होता है डिफाइन करें इसको, तेजी में लिखें। तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, आप लिख लेना इज कॉल्ड वगैरह, इज कॉल्ड मोलारिटी। इसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी। मीन्स यदि कैपिटल एम से बात करें तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, इधर से लिखते हैं यहाँ से। एम की बात करें मीन्स मोलारिटी की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट। मोल को हम एन से नोट करा करते थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ज़रा समझेंगे, तेज़ी से समझेंगे, वी इन लीटर। ठीक है, अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन ऑफ सॉल्यूट शॉर्ट में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एल का मतलब लीटर। जैसा कि आप जानते हैं एन इज इक्वल टू क्या होता है, WG/MW। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट जो भी है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, WG किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, बाय मॉलिक्यूलर मास उसी का, या एटम है तो एटॉमिक मास इसका, और इनटू V इन लीटर सॉल्यूशन का, है ना। ऐसे लिखें V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ाएं, यदि ये लीटर में ना दे करके ml में दे क्या करेंगे, यदि लीटर में ना दे करके वॉल्यूम को ml में दे दिया तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करके वापस से लीटर बनाएंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा 1000, तो 1000/MW इंटू V ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए यहाँ ml है, यहाँ लीटर लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के सामने आ गया, ठीक है, जहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, वेयर, तेज़ी में लिखें, एम इज इक्वल टू क्या है, मोलारिटी समझना भी है, तेज़ी में लिखना भी है। मोलारिटी WG क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। MW क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। चलिए तो फटाफट कीजिए, इसको नोट कर लिया आपने,
है ना। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मोल 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है कितना, उसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो इसी से फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को आगे बढ़ाया तो n इक्वल टू क्या होता है, W/mW, और ये वॉल्यूम यहीं लिख दिया यहीं लीटर में। यदि ये ml में देता है तो क्या करते हैं, वापस से 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। इस तरीके से हमें फार्मूला मिल गया, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको, मिटाते हैं फटाफट, आप तेज़ी में नोट करते जाएं, चीज़ों को समझते भी जाएं। ये जो मोलरिटी है, ये जो मोलरिटी है, ज़रा इसको समझेंगे। ये टेम्परेचर पे निर्भर करता है। पहले इसके यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या हुआ करता है। तो आपने देखा मोल पर लीटर, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल पर लीटर क्या हुआ, इसका यूनिट हो गया, है ना। मोलरिटी जो है, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे निर्भर करता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड मोलरिटी, तेजी में नोट करते जाएं। फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1080 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1080 ग्राम ऑफ ग्लूकोज and volume of solution is 5 लीटर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तेज़ी में। आप देखें यहाँ पे क्या दिया है, Wg क्या दिया है, वो 1080 दिया है। अच्छा, यहाँ मॉलिक्यूलर मास हमें किसका, ग्लूकोज का निकालना पड़ेगा। पिछले क्लास में हमने बताया था ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो कितना होगा, 12 × 72 + 12 + 96 कितना होगा, 180, है ना। चलिए ये बात हो गई। तो हम मोलरिटी क्या होगा, मोल निकालना पड़ेगा हमें अभी, Wg/mW इंटू V ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये Wg कितना है, 1080/180 इंटू 1/5 लीटर यहाँ से। तो कितना हो गया, ये 6 टाइम हो गया। तो क्या हुआ, 6/5 मोलर या मोल पर लीटर आंसर, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो चलिए आगे बढ़ें, नोट कीजिए इसको नोट कीजिए आप। नोट हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बढ़ रहे हैं। इसमें एक और बात एनसीईआरटी बताया है ना, डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। पानी मिला दिया तो डाइल्यूशन हो गया, ठीक ना, डाइल्यूशन, ठीक ना। डाइल्यूशन फार्मूला क्या है ज़रा समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी कितना है, m1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, v1 है, एक सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया कि v लीटर वाटर का मिला दिया, है ना, ये वॉल्यूम मिला दिया। क्या हो गया, अब ये ज़रा गौर करेंगे इसका। अब इसका जो फाइनल वॉल्यूम v है, v फाइनल है, वो क्या होगा, जो पहले v था इसका ये वॉल्यूम v1, और जो वाटर आपने मिलाया है v ऑफ H2O, और इसका मोलरिटी क्या हो गया, m2 हो गया, या m फाइनल हो गया, जो कहें। तो यही निकालना होता है कि ये जो मोलरिटी है वो कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा वो। तो क्या करेंगे, ज़रा गौर से समझेंगे। मान लीजिए कि इसमें जो आपने n मोल चीनी का मिलाया है ना, क्या किया आपने, n मोल चीनी का मिलाया, चीनी मिलाया 100 ग्राम, मान लेते हैं इसे कि 100 ग्राम चीनी मिलाया। अब इसमें कितना भी पानी मिला दें, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम चीनी तो रहेगा ही, हाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक ना। मतलब मोल क्या है हमारा, अभी दोनों में मोल क्या है, कांस्टेंट है। तो मोल कांस्टेंट है, ज़रा उसकी बात करें। जैसे अभी आपने देखा m इक्वल टू क्या लिखा, n/v, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो n इक्वल टू क्या होगा, m/v, मीन्स दोनों के लिए, दोनों इसके लिए और इसके लिए मोल तो वही है, चीनी तो वही है, पानी बढ़ाया आपने बस, चीनी तो वही है। तो मोल क्या है सॉल्यूट का, m भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, m भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। ज़रा समझना चीज़ों को,
कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे उसी से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन के लिए बिफोर डाइल्यूशन m1 और v1 इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, दोनों कांस्टेंट बराबर होगा m2 और v फाइनल। तो यहाँ से क्या होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 और v फाइनल क्या होगा v1 प्लस BFH2। यहाँ से m2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला निकल के सामने आ रहा है m1 v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस BFH2। सब कुछ समझ में आ रही बात है ना। ये पानी मिलाने के बाद है, ये वाटर मिलाया है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है बात, मिटाए इसको, मिटाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड मोलरिटी ऑफ, या ऐसे लिखें व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर should be added in the solution to make it from semi-molar to decimolar solution, डेसीमोलर सॉल्यूशन। समझेंगे बात को। अच्छा यहाँ पर दो टर्म आया सेमी मोलर और डेसीमोलर। तो देखिए मोलरिटी जब 1 हो तो इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम, इधर लिखते हैं मोलर। मोलर कब होगा, जब मोलरिटी कितना होता है 1, है ना। मोलरिटी 1 हो तो मोलर। सेमी मोलर कब, सेमी मोलर कब, जब 1/2 हो। डेसी कब, डेसी मोलर, ये मोलर ऊपर में ये लिख रहे हैं तो क्या है 1/10। सेंटी तो कब, सेंटी मोलर कब 1/100। मिली कब, मिली मोलर तो कितना होगा 1/1000, है ना। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, ज़रा समझेंगे बातों को। सेमी मोलर, मोलर का मतलब मोलरिटी 1, सेमी मोलर का मतलब मोलरिटी हाफ, डेसी मोलर का 1/10 और सेंटी मोलर का 1/100 और मिली का 1/1000, ठीक है। अब कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन को। अब इसमें कितना पानी मिलाएं, जो इसका अभी मोलरिटी कितना है, मोलरिटी अभी दे रखा उसने, है ना। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड करें, इन टर्म्स ऑफ वी, इन टर्म्स ऑफ वी के टर्म में आपको निकालना है, ठीक है। अभी जो इसका मोलरिटी है कितना है, सेमी मोलर है, मतलब मोलरिटी हाफ है। एम क्या है इसका, मोलरिटी हाफ है। वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, वी है। इसमें क्या किया, वी ऑफ वाटर मिलाया, ठीक ना। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारा, वो सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया M2, ठीक ना। ये हो गया डेसीमोलर 1/10 हो गया। और इसका वॉल्यूम हमें V फाइनल क्या होगा, जो पहले था V और प्लस V ऑफ H2O, ठीक है। तो चलिए नाउ अब पानी कितना भी मिलाएंगे मोल तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करेंगे, M पहले वाला M1 V ये इज इक्वल टू ये M2 ये वाला इंटू V फाइनल का, चलिए V1 कर देते हैं इसको, ठीक ना। तो क्या होगा ज़रा गौर करें, ये M1 कितना है 0.5 इंटू V के टर्म में करते हैं, V ये लिखते हैं V। M2 कितना है 0.1, यहाँ से 0.1 इंटू ये क्या लिखेंगे आप V प्लस V ऑफ H2O, ठीक ना। ये अब यहाँ से आगे बढ़ें तो क्या होगा, ये तो ये कैंसिल आउट, पॉइंट हट गया, ठीक। तो क्या हो गया V प्लस V ऑफ H2O, क्या हो गया, ये V हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। 5 ये 5 बच गया ना, 5 भी, ठीक ना। अब यहाँ से और आगे करें हम बात, और आगे बात करें तो V ऑफ H2O, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा ऐसे हो गया। तो V माइनस 5V, V ऑफ H2O करेंगे तो क्या होगा 5V माइनस V,
है ना, 5v माइनस v 4v आंसर हो गया ना, 5v माइनस v तो कितना हो गया 4v आंसर, 4v आंसर। ओके, v ऑफ H2 क्या 5v माइनस 4v आंसर हो गया है ना। यदि 1 लीटर है तो क्या होगा 4 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें बेटा। इसको दो चीज़ और इसमें आपको कंसंट्रेशन में एनसीईआरटी में पढ़ना है, वो कौन सी चीज़ है, वो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक ना, क्या है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो हमारा इसमें आगे है वो है मोलालिटी, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, तेजी में लिखेंगे, डिफाइन करें इसको, ख़त्म कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जरा इसको मोलैलिटी स्मॉल एम की बात करें तो क्या है ये, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मीन्स क्या एन ऑफ सॉल्यूट, अभी भी वही बात है पहले जैसा, बटे अब की बात क्या है, अब है वेट, है वेट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स W इन केजी, है ना। अब यहाँ से बढ़ें, स्मॉल मोलैलिटी को स्मॉल एम से नोट करते हैं। स्मॉल एम इक्वल टू क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या चीज़, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेट है किसमें, इन केजी में, है ना, केजी में, इन केजी। ओके, आगे बढ़ें तो फिर वापिस से W इक्वल टू MW इनटू, है ना, क्या चीज़, W ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि ये ग्राम में दिया तो क्या करेंगे, वापिस से वैसा ही डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 1000 बटे MW इंटू W इन ग्राम, देखिए यहाँ ग्राम लिखा है, यहाँ केजी लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये फार्मूला निकल के सामने आ गया। ठीक है, जहाँ पे वही सब बात है, W वेट ऑफ सॉल्यूट ये है। चलिए देख देते हैं। स्मॉल एम क्या है हमारा, स्मॉल एम है मोलालिटी, क्या है ये मोलालिटी, समझ में आ रही बात, मोलालिटी। W क्या है कैपिटल, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, MW क्या है, MW जो है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो पहले था मॉलिक्यूलर मास है ऑफ सॉल्यूट। ठीक ना, चलिए चीज़ों को समझ गए। एक दो बात मिटाएं इसको, ये क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बोल रहे हैं, सॉल्वेंट, ध्यान रखेंगे इसको। मोलैरिटी में पहले वाले में क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ क्या है मोलालिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, आप क्वेश्चन करेंगे फाइंड मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, सिंपल सा है, फार्मूला में पुट करेंगे, ग्लूकोज 180 मॉलिक्यूलर मास लेना, ये W, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ W कैपिटल W, ये क्या हुआ स्मॉल WG, यहाँ ग्लूकोज का मास कितना होगा, MW कितना होगा बाबू बोलियो 180, आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करना। इसमें दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं, क्या बात है, एक बात है कि ये जो मोलालिटी होता है इसका यूनिट की बात करें, इसके मोलालिटी का यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। दूसरी बात कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से मोलालिटी कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये मास पर निर्भर करता है, वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और पढ़ना है आपको एनसीईआरटी में, जरा उसकी हम बात कर लें, मोल फ्रैक्शन, जल्दी से 1 मिनट में। नेक्स्ट है हमारा
मोल फ्रैक्शन, तेजी में लिखें, मोल फ्रैक्शन, उसको x से नोट करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने क्या किया, सॉल्यूट डाला होगा और क्या डाला होगा, सॉल्वेंट डाला होगा, तब तो सॉल्यूशन बना होगा ना। इसमें हमने N1 मोल ले लिया किसका, सॉल्यूट का, और N2 मोल किसका ले लिया, सॉल्वेंट का, तब जाके ये सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन हुआ करता है, क्या होता है, x क्या हुआ करता है, तो जिसका भी निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, हम सॉल्यूट की बात करते हैं, चलो सॉल्यूट की बात करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या क्या आ जाएगा बताइए, टोटल मोल में मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट दोनों हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, एक्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, तो क्या फार्मूला निकल के सामने आएगा, ये आएगा एन ऑफ सॉल्यूट, N1 सॉल्यूट का मोल है, डिवाइडेड किसका, N1 प्लस N2। ठीक है, दूसरा बात करें, एक्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, तो क्या लिखेंगे आप, N2 ऊपर में देंगे, जिसका मोल उसको ऊपर में लिखना है, बटे टोटल मोल N1 प्लस N2। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया किसके लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब किसी भी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं आप, एक्स ऑफ सॉल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। यहाँ से आप और भी बात कर सकते हैं, एक्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। तो ये ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, यूनिटलेस हुआ करता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक ना। टेम्परेचर पे ये निर्भर नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये भी मास पे, मास रिलेटेड है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन करें इस पर, मिटा इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन करें, चीज़ों को समझना। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल सबसे ऊपर लिखेंगे, और जितना भी उसमें कंपोनेंट का मोल होगा सबको नीचे में डिवाइड कर देंगे जोड़ करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ये मास पे निर्भर नहीं कर, ये मास पे निर्भर करता है, इसलिए टेम्परेचर से ये चेंज नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर हैविंग, क्या क्या हैविंग, चलो वापस लिखते हैं, एक 180 ग्राम ग्लूकोज एंड 72 ग्राम वाटर। ये ग्लूकोज को छोड़ दो बाबू। 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया लिख दो यहाँ पे, है ना, यूरिया, यूरिया एंड वाटर, जिसमें हैविंग 30 ग्राम यूरिया, हाफ मोल हो गया, 30 ग्राम यूरिया एंड 1.5 तो 18 27 ग्राम ऑफ वाटर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये दिया है। अब हमें मोल फ्रैक्शन कह रहा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कह रहा है तो मोल निकालना पड़ेगा। ये सॉल्यूट है हमारा और ये क्या है, सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, Wg/mw, ठीक है। यहाँ हम बात करें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है, 60। यूरिया का होता है NH2 CONH2, ठीक ना। जरा इसकी बात करें तो क्या हो गया यहाँ पे 30/60, क्या हो गया, हाफ मीन्स 0.5। वाटर की बात करेंगे कितना होगा, 27 दिया है और 18 से डिवाइड करना, कितना होगा ये 1.5। अब किसका निकालना है, मोल ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, किसका मोल लिखेंगे, यूरिया का मोल सबसे ऊपर, तो 0.5 डिवाइडेड बाई कितना, 0.5 प्लस 1.5 कितना हो गया ये 0.5/2.0, तो ये सब ख़त्म, मीन्स 5/2.5 मोल किसका हो गया, सॉरी 2.5
निकल गया हमें। और एक्स ऑफ वाटर कितना होगा, तो आप किसको लिखेंगे ऊपर में 1.5 को, और टोटल मोल कितना हुआ था 2, तो ये पॉइंट हटाया 0 दिया, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 0.75, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है अगले क्लास में इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।